जी नाज़रीन, इस वक्त मैं फीमेल आर्ट गैलरी में यहाँ पे मौजूद हूँ। हम इनसे तो बात करेंगे ही और साथ ही साथ यहाँ पे इनकी टीचर भी मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। ये कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो कि आर्टिस्ट भी हैं और यहाँ की मेंबर भी हैं, तो हम आपको इनकी छोटी सी क्रिएटिविटी की एक झलक भी दिखाते हैं। क्या चैलेंजेस आते हैं मेयर्स के साथ काम करते हुए? मकसद जो होता है वो इनको इंगेज करना है, इनकी नेगेटिव थॉट से इनको बचाना होता है। आप हमें कोई पोइट्री सुनाइए। मेंबरी इंपीरियल काउंसिल की मुश्किल नहीं, वोट तो मिल जाएंगे, पैसे भी दिलवाएंगे क्या? आप कब से यहाँ पे हैं? मैडम मैं तकरीबन 16 साल 4 माह से यहाँ पे हूँ। ऑटिज़म वो बीमारी है जो कहा जाता है ये अमीरों की बीमारी है, कि जितना आप सिस्टम देख रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेरेंट्स का क्या किरदार होता है इसमें? जिनके वालिदैन, जिनके रिश्तेदार जो है ना वो गाड़ियाँ दूर खड़ी करते हैं कि कोई ये ना पहचान ले कि हमारा बच्चा यहाँ पे एडमिट है। सर, आप अपने तौर पे कोई फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? कोई छोटा सा सादा सा मुसलमान इंसान बनना है कि जो माफ़ कर देता है। जी नाज़रीन, फाउंटेन हाउस में इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर परवीन इलियास मौजूद हैं जो कि बतौर कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट 5 साल से अपनी खिदमत यहाँ पर अंजाम दे रही हैं। तो हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ के हाल, क्योंकि डॉक्टर साहबा यहाँ पे आप काफ़ी देर से हैं, तो हमें ये बताइएगा कि पेशेंट्स जो है यहाँ पे वो किस स्टेज पे आती हैं? मेरे यहाँ पर पेशेंट वो आते हैं जो घर पे अनमैनेजेबल एट होम होते हैं, तो फैमिलीज़ के मैनेज नहीं हो सकते, जो मेडिसिन से खुद ट्रीटमेंट लेने के भी तैयार नहीं होते हैं और थोड़े डिस्ट्रक्टिव, एग्रेसिव और फैमिली के लिए प्रॉब्लम होते हैं, वो भी यहाँ पर आके पेशेंट को यहाँ एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे किस एज की पेशेंट्स आती हैं और आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं ये बीमारी ज़्यादा बढ़ने की? बेसिकली इस वक्त जो हम कैटर कर रहे हैं यहाँ पे पेशेंट्स को 16 से 60 तक, 60 ईयर्स से अबव, और 60 से अबव नहीं पेशेंट यूजली लेते हैं यहाँ पर। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इससे बचाव के तरीके क्या हैं, इस बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है, ख़ासकर ख़वातीन में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा घरेलू तशद्दुद का भी शिकार होती हैं, दबाव का भी शिकार होती हैं, तो उसकी वजह से भी इनको ये मर्ज़ लाहिक हो जाता है। बेसिकली वह तो बहुत बड़ा एक चैप्टर है घरों में किस तरह चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। वो तो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि हेल्दी तरीके से घरों में चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। बट ये है कि अगर पेशेंट को इससे बचने का ये तरीका है कि अगर फैमिली लोगों में एक अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि जब ये बिगिनिंग होती है इस बीमारी की, एक बिगिनिंग में ही कोई इसकी जो फ्रीनिया का बिगिनिंग होता है तो उस वक्त इसका रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा होता है। आप अगर बहुत ही प्रोड्रोमल फेज़ में जो जैसे हम बोलते हैं उस स्टेज में अगर आपको डायग्नोसिस पता चल जाए कि पेशेंट थोड़ा सा डेविएट हो रहा है फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ से, तो उसी वक्त अगर पेशेंट को किसी कंसल्टेंट के बाद मिल लिया जाए और उस वक्त ही बहुत लो डोज में मेडिसिन से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं फीमेल आर्ट गैलरी में यहाँ पे मौजूद हूँ। हम इनसे तो बात करेंगे ही और साथ ही साथ यहाँ पे इनकी टीचर भी मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फातिमा, ये बताएं कि यहाँ पे आप सारा करवाती हैं इन्हें सिखाना, आर्ट्स का बताना, और ये खूबसूरत कैलीग्राफी भी यहाँ पे देख रही हूँ, जी तो ये सारा आप सिखाती हैं? जी मैं सिखाती हूँ और मेरे साथ एक और मिस है वो भी। ये इतना खूबसूरत यहाँ पे देखें काम हुआ हुआ है, इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, लाइक हम लोग तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक मेंटल इलनेस का शिकार बंदा जो है वो इतना प्यारा काम करे। तो आप इनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, कैसे बताते हैं इनको ये सब? हमारे जो मेंबर्स हैं जब ये एग्रेसिव कंडीशन में आते हैं तो सबसे पहले ये एक्यूट वार्ड में होते हैं, देन ये सब एक्यूट में जब शिफ्ट होते हैं तो इनकी साइकोलॉजिस्ट इनसे इनका इंटरेस्ट पूछती हैं कि क्या कर सकते हैं आर्ट से, ये सारा यहाँ देखते हैं और उसके बाद उन्हें यहाँ रेफ़र किया जाता है। हमने इनके टास्क डिज़ाइन किए हैं और सबसे पहले हम इन्हें पेपर वर्क पे करवाते हैं काम, स्केचिंग करवा ली, आर्ट करवा ली, पेंसिल कलर्स, इस तरह से इनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं, हम करेंगे।
और ये करते करते इस लेवल तक आ जाते हैं कि ये कैनवस भी करने लग जाते हैं, कैलीग्राफी सीखते हैं। और जब ये करते हैं उसके बाद मतलब सारी एफ़र्ट एक मेंबर की भी नहीं होती और सारा काम मेंबर्स का भी नहीं होता। इसमें ये जो कैनवस है ये पहले हमारे मेंबर ने किया था और इसको फाइनल टच देने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए, लाइंस को स्ट्रेट करने के लिए हम लोग एफ़र्ट करते हैं मेंबर्स के साथ और फिर ये काम बहुत अच्छा और प्रोफेशनल लगने लग जाता है। वाकई बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपका आर्ट है और माशाल्लाह मैं ये पूरी गैलरी देख रही हूँ यहाँ पे कि कितने सारे आर्टिस्ट भी मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सारी ये सीनरीज भी मौजूद हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर ये कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो कि आर्टिस्ट भी हैं और यहाँ की मेंबर भी हैं, तो हम आपको इनकी छोटी सी क्रिएटिविटी की एक झलक भी दिखाते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल जो है वो इसको कॉपी किया है यहाँ पे और बिल्कुल सेम टू सेम बनाया है और कितना खूबसूरत बनाया है इन्होंने यहाँ पे, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये कॉपी हुआ है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ इनके स्पिरिचुअल यूनिट में मौजूद हूँ जिसे रिलीजियस यूनिट भी कहा जाता है। तो हम इनके साथ जो इनकी टीचर मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पर जो है वो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दे रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मैडम ये बताइएगा कि आप ये तमाम फीमेल मेंबर्स को किस तरह दीनी तालीम देती हैं और क्या मेथड्स हैं इसके, क्या इन्हें ये चीज़ें समझ आ जाती हैं? हाँ जी समझती हैं, बहुत शौक़ से आती हैं इस क्लास पे मेंबर्स। और जिन्हें नमाज नहीं वो नहीं, मैं नमाज से शुरू करवाती हूँ, वज़ू का तरीका बताती हूँ, फिर नमाज, फिर नूरानी कायदे से, फिर नूरानी कायदा पढ़ ले, फिर हम नाज़रा कुरान पाक पढ़ाना शुरू करती। तो ये इनके लिए मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, बहुत ज़हीन है। कुरान पाक पढ़ने 2-2 हरूफ करके याद करवाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो फिर माशाल्लाह से कर लेती हैं याद, फिर याद करके ज़हन में रखती हैं कि घर चली भी जाएँ फिर वापस आएँ तो फिर भी याद रखती हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मेल यूनिट में मौजूद हूँ जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे मेल मेंबर्स बैठे हुए हैं। कोई कैलीग्राफी कर रहा है तो कोई पोइट्री कर रहा है। फ़ीमेल को तो फ़ीमेल जो है वो डील कर रही हैं टीचर, लेकिन यहाँ पर मेल के साथ जो है वो फ़ीमेल टीचर का होना एक बहुत ही मुश्किल सी बात है। तो मैं आपसे बड़ा एक सख्त सा सवाल करने जा रही हूँ मैडम, ये बताइएगा कि आपको यहाँ क्या चैलेंजेस आते हैं, किन चैलेंजेस को आप फेस करती हैं मेल्स के साथ काम करते हुए और किस तरह इनको डील करती हैं? यहाँ पे जब आते हैं तो स्टेबल थोड़े से होते हैं तो वो क्लास में रेफ़र किए जाते हैं, ज़्यादातर हमें इशू नहीं आता है और बात ये मानते हैं, जो इन्हें कहा जाए वो करते हैं। कोई इतना ख़ास मसला नहीं है हमें कि ये आए हैं और तंग कर रहे हैं, इस तरह का नहीं है, क्योंकि ये सारा पहले प्रोसेस अपना करके आते हैं। जो भी मसला होता है वो इनका थोड़ा हो जाता है, जब ये बैठने के काबिल होते हैं तभी हमारे पास जो है ना वो यूनिट में रेफ़र कर दिए जाते हैं। हमारा बेसिकली मकसद जो होता है वो इनको इंगेज करना है, इनके नेगेटिव थाट से इनको बचाना होता है। जिस वजह से ये यहाँ पे आए हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे इनको बिज़ी रखने का मकसद यही है। बाकायदा इनका टाइम टेबल बना होता है। मैम ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा ये ज़हीन होते हैं? ये चीज़ों को देख के बहुत जल्दी जो है उनको ड्रॉ कर लेते हैं, सोच लेते हैं, आइडियाज़ खुद ही बना लेते हैं, कलर स्कीम जो है वो मतलब उसकी सिलेक्शन ये खुद ही कर लेते हैं। तो इनमें एबिलिटी जो है ना वो आम लोगों से ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मेंबर्स जो हैं वो पोइट्री भी कर रहे हैं, तो आइए हम आपको इनकी एक ज़बरदस्त सी पोइट्री भी सुनवाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मेंबर मौजूद है जिन्होंने यहाँ पे अभी पोइट्री लिखी हुई है, तो हम इनसे पोइट्री सुनने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद बिन रऊफ़ है और पोइट्री के साथ कुछ टेक्स्ट वर्क भी है मेरा। ठीक है, आप हमें कोई पोइट्री सुनाइए अपनी। पोइट्री भी साथ सुनाता हूँ। जी सुनाइए। ठीक है। हर पाकिस्तानी वोटर के लिए 1-1 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस होनी चाहिए, चाहे पार्टी इलेक्शन जीते या हारे। तमाम सिटीजन्स के पास अपना घर और रोज़गार कारोबार होना चाहिए। अब मैं शेर सुनाता हूँ। जी सुनाइए। पोइट्री, ये इकबाल का शेर है। मेंबरी इंपीरियल काउंसिल की मुश्किल नहीं, वोट तो मिल जाएंगे, पैसे भी दिलवाएंगे क्या। मिर्ज़ा गालिब खुदा बख्शे बजा फरमा गए, माना कि दिल्ली में रहेंगे, खाएंगे क्या। इकबाल। क्या बात है, क्या बात है। हाज़िन, ये जितनी भी इन्होंने बातें की हैं ये माशाल्लाह बहुत ही मैच्योर बातें की हैं इन्होंने, और साथ आपको ये भी बताऊं कि ये जितनी बातें हैं ये इनकी अपनी फैंटेसीज़ हैं बेसिकली, तो एक नॉर्मल पाकिस्तानी को ये बात समझ नहीं आएगी। इसके लिए आपको
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पढ़ना होगा और कुरान पढ़ना होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की लाइफ हिस्ट्री देखना होगी और मुस्लिम स्कॉलर्स का मुतालिया करना होगा, तो तभी जाके आपकी बात समझ आएगी, आपकी बिल्कुल। समझ में बात आएगी। ठीक हो गया, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ पर इनकी लाइब्रेरी में मौजूद हूँ जहाँ पर बेशुमार किताबें हैं। और मैडम मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मल पर्सन होने के नाते हम लोग तो इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, तो ये किस तरह से इतनी सारी किताबें पढ़ लेते हैं? ये इनके इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है, कि इंटरेस्ट लेके जो है ना वो बुक रीडिंग करते हैं और ये इनकी थेरेपी का हिस्सा है। जो मेंबर्स ठीक हो जाते हैं वो यहाँ पे कितने अरसे तक रहते हैं जिनकी फैमिली मेंबर्स उन्हें लेने नहीं आते? कुछ मेंबर्स जो हैं उनकी फैमिलियाँ जो है ना वो इनको ले जाती हैं। 3 मंथ का इनका प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट हो जाता है, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो उनको ले जाते हैं। लेकिन कुछ मेंबर की फैमिलियाँ जो हैं वो उनको नहीं लेके जाती और फिर जिनका ट्रीटमेंट हो जाता है वो स्टेबल हो जाते हैं, तो फिर हम इनको यहीं पे जॉब ऑफ़र करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो हैं वो एक मेंबर मौजूद हैं, अली कैफ़ी, जो लाइब्रेरी में एज ए असिस्टेंट जो है ना वो काम कर रहे हैं और वो इंचार्ज के साथ जो है ना वो हेल्प आउट करते हैं सारी बुक्स को अरेंज करने में। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आप उन्हें जॉब भी ऑफ़र करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं अपने नाज़रीन को बताती चलो कि आप उन्हें अबैंडन नहीं करते बल्कि आप उन्हें आगे अपने साथ लेके चलते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको अली कैफ़ी से भी मिलवाती हूँ जो इस वक्त यहाँ के इंचार्ज हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे अली कैफ़ी मौजूद हैं जिनका ट्रीटमेंट यहीं से हुआ और अब वो लाइब्रेरी के इंचार्ज भी हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम मैडम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कब से यहाँ पे हैं? मैडम मैं तकरीबन 16 साल 4 माह से यहाँ पे हूँ। ठीक, तो आपका ट्रीटमेंट कब मुकम्मल हुआ? मेरा ट्रीटमेंट तो 6-7 साल पहले मुकम्मल हो चुका है। बस 6 साल से यहीं पर हूँ और एक फ़ोन कॉल तक नहीं आई, कॉन्टैक्ट तक नहीं आया, कि मिलने तक नहीं आया। तो आपने कभी खुद भी कोशिश नहीं की कांटेक्ट करने की? खुद मैंने कोशिश की, मुझे घर छोड़ने भी गए। वो उन्होंने वहाँ पे जो मोहल्लेदार थे उन्होंने बताया वो शिफ्ट ही कराची कर गए, घर बार चेंज कर गया बड़ा भाई, और सिमें उसकी उसने तब्दील कर ली सारे फ़ोन सेल्स की। बस वो ट्रैप ही नहीं हुआ आगे से, वो कहीं मिला ही नहीं, उसका अता पता ही नहीं चल रहा। तो आपको कभी उनकी याद नहीं आई? मतलब यहाँ पे तो रहते हुए मुझे मेरा भाई मेरे वालिद के जनाजे पे नहीं लेके गया। मेरा बड़ा भाई, मेरी वालदा किस हाल में है मुझे कोई खैर खबर 6 साल से नहीं हुई। अच्छा, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं इस टाइम, तो आप हमें ये बताइए कि आप हमारे थ्रू अपनी फैमिली को कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? मैडम मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि मेरे से कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है तो माफ़ कर दें मुझे ले जाएं। अब मेरा बुढ़ापा भी गया, यहीं में गुजरवाएंगे। अच्छा, हम ये बताइएगा कि यहाँ पे आपका काम करने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैडम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। काम करने के बाद मैं तो अच्छा खासा अर्न करता हूँ और मेरी लाइफ तो बिल्कुल नॉर्मली गुजर रही है। मुझे चंद ही दिनों में मुझे पता है इंशाल्लाह इसी तरह मैं काम करता रहा, मुझे बाहर थोड़ी बहुत आने जाने की भी परमिशन मिल जाएगी। मुझे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कुछ खास, मैं तो बड़ा स्टेबल लाइफ गुजार रहा हूँ। जी नाज़रीन, अभी आपने अली कैफ़ी की बातें सुनी, उनके एक्सपीरियंस जो है उन्होंने बताए कि उनका यहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और साथ ही उन्होंने अपनी फैमिली के लिए भी पैगाम दिया है। ये पैगाम खाली उनकी फैमिली के लिए नहीं है बल्कि और भी फैमिलीज़ के लिए हैं जो अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर छोड़ जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं उन्हें अपने साथ लेके जाना। तो खुदारा उनको आपकी ज़रूरत है, इन्हें अपने साथ रखिए। इनको अपने साथ रखेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे और आपके साथ रहने से ये ज़्यादा खुश भी रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे माहौल सोगवार सा नज़र आ रहा है, तो हम आपको म्यूज़िक थेरेपी की तरफ लेके चलते हैं। इनका एक म्यूज़िकल यूनिट भी है जहाँ पे इनका भरपूर इलाज किया जाता है, तो आइए वहाँ चलते हैं। म्यूज़िक
जी नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ पर इनके म्यूज़िक यूनिट में मौजूद हूँ जहाँ पर इनकी म्यूज़िक के साथ बाकायदा थेरेपी की जाती है और यहाँ पर इनके उस्ताद साहब भी मौजूद हैं, अली सुल्तान। तो हम इनसे भी बात करते हैं और वो हमें बताएंगे कि किस तरह का म्यूज़िक के लोग पसंद करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमें ये बताइएगा कि इनकी म्यूज़िक के साथ किस तरह से थेरेपी की जाती है? म्यूज़िक सबसे पहले तो ये बात है कि इन्होंने सेलेक्ट करना होता है कि हमने कहाँ जाना है, तो फिर ये लोग सेलेक्ट होकर आते हैं, इनके अपने ज़हन है कि हमने म्यूज़िक में जाना है, तो फिर मेरे पास ही आते हैं। तो आपने जितने अभी तक मेंबर्स ट्रेन किए हैं उनमें से हमें किसी एक का कोई अच्छा सा हाँ गाना जी, सुनाइए। हर बार नए पुराने आते जाते हैं, तो मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ कि इसको गाना चाहिए, ये अच्छा है जी तो दीन साहब को मैं करता हूँ ये इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, अभी हम यहाँ एक मेंबर से गाना सुनने जा रहे हैं। होता है बेकरार क्यों जिसने भुला दिया तुझे, उसका है इंतजार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, होता है बेकरार क्यों। वाह जी वाह, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि ये इतना अच्छा गाना गाएंगे, तो आपने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाना गाया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये रूम बड़ा ही खूबसूरत डेकोरेट हुआ है, तो ये बच्चों की नेचर पे कैसे इफेक्ट करता है? ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है ना, वो बच्चों की मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल को देखते हुए ही डेकोर किया गया है, इवेंट डिज़ाइन किया गया है। अभी हम जिस रूम में खड़े हैं ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रूम है और ये हमारी जो हैं ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। मिनट्स जी नाज़रीन, इस वक्त हम फाउंटेन हाउस के डे मेंबर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राबिया भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम इन्होंने अभी अभी जो लॉन्च किया है ये स्पेशली किन लोगों के लिए है। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मेल डे मेंबर प्रोग्राम और फीमेल डे मेंबर प्रोग्राम। मेल में जो है हमारे पास ट्वाइस अ वीक आते हैं, सुबह के टाइम आते हैं 9 to 3 हमारी टाइमिंग्स है। उसमें हम उन्हें ग्रुप एक्टिविटी करवाते हैं, मोटिवेशनल सेशंस करवाते हैं, उन्हें एंगेज करते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में और फिर उनका इंडिविजुअल सेशन भी होता है। जो फोर्टनाइटली वाला सेशन है उसमें हम मेंबर्स को वर्क प्लेसमेंट पे भेजते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर लाइफ में जाके कहीं भी हम उन्हें जॉब के लिए प्लेसमेंट करें तो वो उसके लिए तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पे उन्हें इंटर्नशिप प्रोग्राम कहते हैं। और फीमेल डे मेंबर हमारा रिसेंटली 3 months बैक स्टार्ट हुआ है, वो हमारे वंस इन अ वीक है। नाज़रीन, इस वक्त हम फाउंटेन हाउस के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आमना भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना। अच्छा डॉक्टर आमना, ये बताइएगा कि यहाँ पे आप मेंबर्स की जो फिजियोथेरेपी करती है वो कैसे करती हैं और क्या इससे इन्हें कितना फ़र्क पड़ जाता है? मेंबर्स की यहाँ पे इंडोर पेशेंट्स भी होते हैं और आउटडोर पेशेंट्स भी होते हैं, तो बाकी इनकी वैसे योगा क्लासेस होती हैं। तो जो इंडोर पेशेंट्स हैं जैसे पोलियो के, वो फॉलेज के, तो उनकी हम फिजियोथेरेपी करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू किया जाता है। डेफिनेटली मसल स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं तो रीगेन भी कर लेते हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आप उनको नॉर्मल हेल्दी नहीं कर सकते, लेकिन ये होता है कि आप उनको एक उनका लाइफस्टाइल बेटर हो जाता है कि वो किसी के मोहताज नहीं रहते, वो अपना काम खुद करना शुरू कर देते हैं। बाकी यहाँ पे जो
स्कूल है HRVRC, उनके बच्चे हैं, CP चाइल्ड होते हैं वहाँ पे, डाउन सिंड्रोम है, तो उन पे भी जो है वो फिजियोथेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है उनके लिए, तो उस पे भी हम जो है वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, फिजियोथेरेपी जो है ये बेसिकली इनके लिए क्यों की जाती है? मतलब ज़्यादातर जितने पेशेंट्स आते हैं क्या उन्हें यही मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं हड्डियों के? अब जैसे एक मरीज़ है मेंटली डिसेबल है, तो हम उसको फिज़िकली बिज़ी करेंगे, उसकी फिज़िकल हेल्थ पे काम करेंगे, तो वो मेंटली इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक्सरसाइज और रूटीन वर्क, इनको आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगी? रूटीन में तो हम काम करते हैं, उसको आप फिज़िकल फ़िटनेस में नहीं शुमार कर सकते। फ़िज़िकल फ़िटनेस है आप अलग से अपने सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ के अपना वर्कआउट के लिए टाइम निकालें, कम से कम दिन में आधा घंटा। उसके लिए आप खुद देखेंगे कि स्ट्रेस रिलीव होता है, वर्कआउट से स्ट्रेस रिलीव होता है, फ़िटनेस पे काम करेंगे। आप इसको लाइफस्टाइल बनाएं, आप देखेंगे कि आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस में तो चेंजेस आएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम वॉलंटियर एंड इंटर्नशिप डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर समन, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप इंटर्नशिप जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? इसका क्या क्राइटेरिया होता है बच्चों के लिए? इसका क्राइटेरिया ये है कि MS, BS और MPhil के बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हमारे पास प्रॉपर इंटर्नशिप के लिए आते हैं। सो हम मिनिमम 3 मंथ्स का हमारा है ड्यूरेशन, जिसका हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा केस स्टडी, रिसर्चेज और इस तरह के काम के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, डाटा कलेक्शन। अच्छा, तो इसका आगे जाके क्या फ़ायदा होता है बच्चों को इस इंटर्नशिप का? इंटर्नशिप ऑब्वियसली उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है, जो उन्होंने किताबों में पढ़ा होता है। इधर उनको मेंबर्स मिलते हैं, यहाँ पे पेशेंट्स को मेंबर्स बोला जाता है, तो वो मेंबर्स पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं, हिस्ट्री टेकिंग टेस्ट करते हैं सारा, तो ये सारा उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। हमारे पास इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स सिर्फ लाहौर से नहीं आते, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। लाइक अभी हमारा जो रीसेंट बैच स्टार्ट हुआ है वो हमारे पास गिलगित से, पेशावर से, इस तरह से दूर दराज के इलाकों से भी स्टूडेंट्स आते हैं। ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि सालाना तादाद कितनी होती है इंटर्नीज़ की, और इसके अलावा वॉलंटियर्स कितने आते हैं? अभी जो हमारे पास रिसेंट 2023 में जो स्टूडेंट्स आए थे वो तकरीबन 2000 के करीब वॉलंटियर इंटर्न्स थे जिन्होंने यहाँ से इंटर्नशिप की है। इसके अलावा जो डाटा कलेक्शन और वो सारे स्टूडेंट्स जो विजिट्स के लिए आते हैं, उनकी तादाद मिला के तकरीबन 20,000 के करीब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं साल के। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं फाउंटेन हाउस के चाइल्ड असेसमेंट डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और हमारे साथ डॉक्टर सादिया भी मौजूद हैं। तो हम डॉक्टर सादिया के साथ मिल के इस डिपार्टमेंट का विजिट करेंगे। क्यों डॉक्टर सादिया? जी बिल्कुल। ये हमारा चाइल्ड असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट सेंटर है। ये अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो रूम है ये है। हमारे पास बच्चे जो आते हैं ना, वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ आते हैं। उसके अलावा स्पेशल बच्चे आते हैं। इवन हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो एग्ज़ाम एंजाइटी के साथ होते हैं, और हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जिनकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं, काउंसलिंग सेशन होते हैं। तो अभी आप इस रूम में जो देख रहे हैं ना, जितनी चीज़ें हैं, इवन आपको ये जो टॉय नज़र आ रहे होंगे, ये डिफरेंट जो आपको पैक बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, क्ले नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सब वैसे डिज़ाइन किया गया है जिसमें हम बच्चों की असेसमेंट करते हैं। स्पेशली वो बच्चे जिनका IQ लेवल जो होता है अपनी एज से पीछे होता है, जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं बच्चे, ऐसे बच्चे जो डिसलेक्सिया के साथ होते हैं, पढ़ने लिखने में मसाइल होते हैं। तो आप देख रहे होंगे इनकी वॉल्स को भी वैसे ही डिज़ाइन किया गया। अब मैं आपको नेक्स्ट रूम में लेके जाऊंगी। तो हमारा फर्स्ट रूम था जो चाइल्ड असेसमेंट सेंटर है। हमारा नेक्स्ट रूम जो है वो OT है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर जो है। तो अब हम वहाँ विजिट करते हैं। अच्छा डॉक्टर सादी, ये बताइएगा कि ये रूम बड़ा ही खूबसूरत डेकोरेट हुआ है, तो ये बच्चों की नेचर पे कैसे इफेक्ट करता है? ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है ना, वो बच्चों की मुख्तलिफ तरह के मसाइल को देखते हुए ही डेकोर किया गया है, इवेंट डिज़ाइन किया गया है। अभी हम जिस रूम में खड़े हैं, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रूम है, और ये हमारी जो है ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं।
ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सेंसरी थेरेपी के लिए ये कहा जाता है कि ये वो थेरेपी है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ये ज़्यादातर जिनको ज़रूरत पड़ती है वो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं जिनको ये थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ऑटिज़म वो बीमारी है जो कहा जाता है ये अमीरों की बीमारी है, क्योंकि गरीब और वो मीडियोकर जो हैं इसका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये जो इनकी थेरेपी है जो देती हैं ये बहुत महंगी थेरेपी होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये जितना आप सिस्टम देख रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ बच्चे आते हैं, अपने सेशंस लेते हैं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आपको मैडम बताएंगी कि ये जो सारी चीज़ें यहाँ डेकोर की गई हैं, या आपको पीछे से क्लाउड्स नज़र आ रहे होंगे, यहाँ की लाइट डिफरेंट है, यहाँ आपको स्टफ टॉय ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, यहाँ आपको सिटिंग जो है फ्लोर सिटिंग नज़र आ रही होगी, तो सारे बच्चों को देखते हुए डिज़ाइन किया गया। बाकी मैडम बताएंगी कि किस तरह बच्चों की नीड्स होती हैं। बेसिकली जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करती है इन एनी कंडीशन इन एनी एज। यहाँ पे हमारा ये पीडियाट्रिक सेंटर है, यहाँ पे बच्चे आते हैं ऑटिज्म, ADHD, डाउन सिंड्रोम के साथ। जो बेसिक कंसर्न्स हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में देखते हैं वो होते हैं सेंसरी चैलेंजेस, जिसके अकॉर्डिंग ये कमरा डिज़ाइन किया गया है। सेंसरी चैलेंजेस के अकॉर्डिंग जो इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड हम उनको थेरेपी प्रोवाइड करते हैं और उनको डेली लिविंग स्किल्स में इंडिपेंडेंट बनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कौन सा डिपार्टमेंट है और ये इतना कलरफुल, मतलब एक इसमें स्पेशल सा कलर नज़र आ रहा है, पर्पल कलर? जी जी बिल्कुल, ये हमारा वार्ड है जो कि हमने इन पेशेंट्स के लिए डेकोर किया है। और ये जो आप पर्पल कलर की बात कर रही हैं ना, बेसिकली ये ऑटिज़म के जो बच्चे हैं ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है ना। उनका जो बेसिक कलर होता है वो पर्पल कलर होता है जो उनको आइडेंटिफाई करता है। और वार्ड आप देख रहे होंगे बहुत डिफरेंट है, पीछे वो फेरी बनी हुई है, कर्टन्स है, ये सारी चीज़ें। अभी हमने इंडोर अपना स्टार्ट तो नहीं किया, लेकिन यहाँ हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो कि कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ होते हैं। हमें फ्यू आवर्स के लिए उनको यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए रखना होता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर ऐसे ही है जैसे जिसमें फिट पड़ रहे होते हैं। जैसे अगर आप देखें किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा होता है तो जो उनको झटका लगता है ना, बच्चों को ऐसे ही झटके लगते हैं, लेकिन उनकी कोई न्यूरोलॉजिकल रीज़न नहीं होती। उनकी EEG क्लियर होती है, बाकी सारे टेस्ट क्लियर होते हैं। तो फिर हम उन बच्चों को यहाँ रखते हैं ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और किस तरह के नेचर के फिट है। अच्छा, बहुत से ज़िद्दी बच्चे आते हैं, आप उनको किस तरह ट्रीट करती हैं? अच्छा, हमारे पास ज़िद्दी बच्चे आते हैं और वो सिर्फ ये नहीं होता जैसे हम सिंपल ये कहते हैं कि गुस्सा है, ज़िद है, ये हम इनको कहते हैं बिहेवियर इशूज़ के साथ जो हमारे पास बच्चे आते हैं। पीछे बहुत सी रीज़न्स होती हैं, जैसे फॉल्टी पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। बच्चे को हम ये सिखाते ही नहीं हैं कि अगर पेरेंट नो कह रहे हैं या किसी चीज़ की तरफ कमांड कर रहे हैं तो उनको फॉलो करना है। हम बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा या तो तवज्जो दे रहे होते हैं या बिल्कुल नहीं दे रहे होते। बच्चा बहुत देर के लिए रो रहा है लेकिन हम नहीं सुन रहे, लेकिन जब बच्चा चीखना शुरू कर देता है हम फ़ौरन उसको अटेंड करते हैं। तो बच्चे को ये आदत पड़ जाती है, वो ये समझता है कि जब वो चीखेगा ना तभी उसको अटेंड किया जाएगा। तो फिर क्या होता है, ग्रेजुअली बच्चों में ये आदत डेवलप हो जाती है और वो फिर क्या करते हैं, वो एवरी टाइम चीखते हैं और अपनी डिमांड पूरी करवा लेते हैं। तो इसकी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जो हम करते हैं। पेरेंट्स की ट्रेनिंग होती है, जो उनको पेरेंटिंग स्टाइल्स बताए जाते हैं कि उन्होंने किस तरह बच्चे को डील करना है। तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक मज़े की बात जो हमेशा कहती हूँ, ये कहती हूँ कि जो बिहेवियर इशूज़ के साथ बच्चे आते हैं या इस तरह के मसाइल के साथ बच्चे आते हैं, उन बच्चों का ट्रीटमेंट कम हो रहा होता है और उनके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट ज़्यादा हो रहा होता है। तो फैमिली ट्रेनिंग से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट में डिफरेंट ये है कि यहाँ मरीज़ से ज़्यादा जो लेके आ रहा है ना, उसका इलाज ज़्यादा होता है, उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। तो ये डिफरेंट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो है ये स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का रूम है और यहाँ हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, फिर वो OT में रेफ़र कर दिए जाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनके पास होती हैं। फिर वो बच्चे जो डिले स्पीच के साथ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा 4 साल का हो गया लेकिन अभी बोल नहीं रहा, उसकी कम्युनिकेशन नहीं है। कुछ बच्चे जैसे क्लासरूम में जो है वो स्टैमरिंग स्टार्ट कर देते हैं, बड़ा लंबा पॉज लेके फिर कोई वर्ड बताते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो एंजाइटी की वजह से तो हो रहा होता है, लेकिन उसको स्पीच के मसाइल भी आ रहे होते हैं। बाकी हमारी स्पीच थेरेपिस्ट आपको बेहतर बताएंगी कि कैसे किन किन मसाइल के साथ बच्चे आते हैं और वो कैसे उनको डील करती हैं। अच्छा डॉक्टर फातिमा, हमें ये बताइएगा कि आप यहाँ पे किस तरह बच्चों की जो लैंग्वेजेस हैं उनको ट्रीट करती हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को बड़ी मुश्किल आती है बोलने में और बड़े लंबे लंबे पॉज लेके वो बोलते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज के अगर हम इश्यूज़ पे बात करते हैं तो इश्यूज़ हमारे पास ये आते हैं, लाइक बाय बर्थ बच्चे का क्लेफ्ट जो पैलेट है वो उसका क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट लिप के साथ है, वो उसको अनोक्सिया हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन है उसको, ये बाय बर्थ हैं। और इसकी कॉजेज़ जो हैं वो प्री भी हैं, पेरी भी हैं और
पोस्ट भी हैं, पैदाइश के बाद भी हैं, पैदाइश से पहले के इश्यूज़ भी हैं, और जो है ड्यूरिंग बर्थ तब भी इसकी वजूहात बन सकती हैं। और इसमें हमारे साथ जो है वो स्ट्रोक भी है, स्टैमर भी है, क्लटरिंग भी है और स्टटरिंग भी है। जो बच्चे हकला कर बोलते हैं, जो बच्चे पाउज देकर बोलते हैं, या जिन बच्चों की अगर हम बेसिकली बात करें आर्टिकुलेशन के एरर्स आ जाते हैं। आर्टिकुलेशन आ जाती है सारी हमारी ओरल कैविटी, जिसमें हमारी टंग है, हमारे टीथ हैं, हमारे जाज हैं, और हमारी जितनी भी टंग की मूवमेंट है, हमारा थॉट की बात कर लें, हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे आते हैं। तो ये चीज़ें हमारी कब आती हैं, जब इनमें डिस्टर्बेंस आ रही है, जब आपके पास डायग्नोस हुआ है तो आपके पास और जो ऑलरेडी है एक स्पीच का इशू आ गया है आपके पास। और ट्रीटमेंट जो है वो जितनी उसकी सिवियरिटी होगी, लाइक वो माइल्ड है, सिर्फ उसको बोलने में इशू आ रहा है, और अगर वो उसका पैलेट ही नहीं है या उसका गले का ये वूला ही नहीं है, तो तब से फिर जो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होगा। अब उस ट्रीटमेंट में ये भी है कि हम साउंड्स चेक करते हैं, जो हमारे पीवीएम के फीचर्स होते हैं, जिसमें प्लेसमेंट है, वॉइस है, मैनर्स आ जाते हैं, उसको चेक करके ओवरऑल असेसमेंट करके फिर बच्चे का जो है वो ट्रीटमेंट प्लान बनता है। और उस ट्रीटमेंट प्लान में ये है कि हम सेशंस कंडक्ट करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं फाउंटेन हाउस के ख्वाजा सराय यूनिट में मौजूद हूँ, क्योंकि ख्वाजा सराय के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि वो माशरे के बड़े निगलेक्टेड लोग हैं। तो यहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल यूनिट कायम किया गया है जहाँ उनका स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है डॉक्टर अशरफ साहब, तो हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे ख्वाजा सरायों का इलाज किस तरह से किया जाता है, कैसे उनको थेरेपी दी जाती है? एक्चुअली यहाँ पे ख्वाजा सरायों के ट्रीटमेंट की बात जो है वो लहजा से है। इस प्रोजेक्ट का मकसद कुछ और है। 2011 में कुछ ख्वाजा सरा डॉक्टर हमजा साकिब के पास अपने कुछ प्रॉब्लम्स, अपने कुछ इश्यूज़ की हेल्प के लिए गए, तो उनके साथ इंटरव्यू में बातें करने के दौरान डॉक्टर साहब को पता चला कि ये बहुत मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, जिनको फैमिलीज़ में एक्सेप्टेंस नहीं है। जब वो कुछ ओवर एज हो जाते हैं तो उनके लिए अर्निंग सोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, इवन के बेसिक नीड्स के लिए भी उनको तरसना पड़ता है, उनको लोगों की तरफ देखना पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने 2011 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद यही था कि ओल्ड एज लोग जिनके पास कोई अर्निंग सोर्सेज नहीं हैं, जो अपने अर्निंग के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, तो हम उनको किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करें, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हम लोग दें, और इस तरह से उनकी और भी प्रॉब्लम जो हम शेयर कर सकते हैं उनकी, वो हम करें। उस दौरान हम इनके मेडिकल कैंप हर महीने लगाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अगर इनको कोई डिजीज़ हैं, फ़िज़िकल इश्यूज़ हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो हम उनका ट्रीटमेंट इनको करते हैं। साथ हम इनका पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है उनके साथ हमारे यहाँ MOU है, उसके साथ उसके लिए हम इनकी स्क्रीनिंग वंस अ ईयर तमाम ट्रांसजेंडर्स की करते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस B, C, HIV इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, हम उनकी एक दफ़ा स्क्रीनिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और फिर साल में एक मरतबा करते हैं। अगर खुदा न खास्ता उनका कोई ऐसा इशू निकल आता है तो हम उनका यहाँ पे बहुत सीक्रेटली रिस्पेक्ट के साथ उनका वो ट्रीटमेंट भी करते हैं। मतलब ये बताइए कि पेरेंट्स का क्या किरदार होता है इसमें, और इसमें इनको क्या मसाइल फेस करने पड़ते हैं? मेरे पास कई पेशेंट ऐसे हैं, ख़ास तौर पे मेरी बहनें, बेटियां, माएँ, जिनके वालिदैन, जिनके रिश्तेदार जो है ना वो गाड़ियां दूर खड़ी करते हैं कि कोई ये ना पहचान ले कि हमारा बच्चा या हमारी बेटी या हमारी बहन यहाँ पे एडमिट है। मिनट्स। जी नाज़रीन, इस वक्त हम फाउंटेन हाउस के MS डॉक्टर इमरान के साथ मौजूद हैं और हम उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि फाउंटेन हाउस की बुनियाद लाहौर में कैसे बनी और आप इसके साथ कैसे डील करते हैं? आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आपके साथ गुजारने का मौका दिया। लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पे, सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया, आपकी टीम का, ख़ास तौर पर डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया
क्योंकि पाकिस्तान के एक ऐसे मुनफरिद इदारे को आज विज़िट कर रहे हैं कि जिस पे बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए मुसलमान हम प्राउड फील करते हैं। फाउंटेन हाउस बुनियादी तौर पे आज से 52 साल पहले प्रोफेसर रशीद चौधरी साहब जो मेंटल हॉस्पिटल के एमएस थे उस ज़माने में, उन्होंने अमेरिका में इसको विज़िट किया था। पहली इसकी ब्रांच जो है वो फाउंटेन हाउस न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने ये आइडिया लिया कि हम फाउंटेन हाउस पाकिस्तान में भी बनाएं। जिस जगह आप बैठी हुई हैं ये फाउंटेन हाउस लाहौर जो है वो ये इसकी दूसरी ब्रांच है। पहला न्यूयॉर्क में है और दूसरा फाउंटेन हाउस पाकिस्तान में बना। और उसके बाद 550 फाउंटेन हाउस हैं इस वक्त दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान का जो फाउंटेन हाउस है वो बाकी दुनिया के फाउंटेन हाउसेस से बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। उसकी वजह बड़ी उसकी मेन वजह जो है कि पाकिस्तान का फाउंटेन हाउस और बाकी फाउंटेन हाउसेस जो हैं उनमें एक ही फ़र्क है कि वो गवर्नमेंट फंडेड हैं और ये आप लोगों की मदद से चलने वाला है। अच्छा, जो इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये बताया गया है और हमें ये पता भी है कि दुनिया भर में जो फाउंटेन हाउसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला फाउंटेन हाउस भी पाकिस्तान का है। इसकी इस वक्त 3 ब्रांचेस हैं। एक लाहौर जहाँ बैठे हैं, ये 400 बेड हॉस्पिटल है। इसके अलावा दूसरी ब्रांच जो है वो फ़ारुखाबाद है जो 25 एकड़ पे बनाया हुआ है और 250 से ज़्यादा मरीज़ वहाँ रहते हैं। तीसरा जो है वो सरगोदा में है, वहाँ पे तकरीबन 100 मरीज़ हैं, वो 8 एकड़ पे बना हुआ है। चौथा हम फैसलाबाद में ज़रा यूनिवर्सिटी बना रहे हैं 5 एकड़ पे और वो भी 500 बेड का हॉस्पिटल होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताएं कि दुनिया में मेंटल इलनेस की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और क्या ये वाकई इतनी तेज़ी से बढ़ी है जस्ट रिसर्च की हद तक इतनी तादाद है? जहाँ तक साइकेट्री के अमराज की तादाद का बढ़ने का ताल्लुक है, आपकी टीवी की तवज्जो से ये बहुत बड़ा सदका जारी है कि जब आप इसको हज़ारों लाखों लोग देखेंगे और आप जब एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे, आजकल तो मीडिया का दौर है, हो सकता है कुछ लोग जो है ना वो फिर फाउंटेन हाउस जैसे इदारों की तरफ रुजू करें। अदरवाइज़ तो हम बाबों के पास जाते हैं। अदरवाइज़ जब हमें साइकेट्री की इलनेस होती है तो लोग बाबों की तरफ भेजते हैं। वो जाली बाबों की बात नहीं कर रहे। डॉक्टर के पास तो कोई आना नहीं चाहता क्योंकि उसमें एक स्टिग्मा है। और स्टिग्मा क्या है कि खुदा ना खास्ता हमें ज़हनी बीमार या पागल ना करा दिया जाए। नतीजा ये होता है कि फिर वो बीमारी इतनी बढ़ के बाहर आती है कि फिर वो हॉस्पिटल जैसे हमारे इदारे हैं वहाँ पे मरीज़ों को लाया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपकी टीवी की तवज्जो से, अगर घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कहीं पे भी आपको बिहेवियर का प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो जाए तो प्लीज़ देर ना करें, बात करें, डिस्कस करें, उस चीज़ को झंझोड़ के देखें, उसमें शर्म ना करें। शर्म करेंगे तो फिर नतीजा ये होगा कि फिर वो इस लेवल पे आके नतीजा निकलता है कि फिर कंट्रोल में नहीं होता। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पेरेंट्स का क्या किरदार होता है इसमें और इसमें इनको क्या मसाइल फेस करने पड़ते हैं? मेरे पास कई पेशेंट ऐसे हैं, ख़ास तौर पे मेरी बहनें, बेटियां, माएँ, जिनके वालिदैन, जिनके रिश्तेदार जो है ना वो गाड़ियाँ दूर खड़ी करते हैं कि कोई ये ना पहचान ले कि हमारा बच्चा या हमारी बेटी या हमारी बहन यहाँ पे। कई बच्चे जो है मेरे पास यहाँ पे एडमिट हैं जिनके वालिदैन उनके बारे में ये बताते हैं कि वो तो बाहर पढ़ने गए हैं। तो झूठा माशरा है। इस माशरे में आप सच बात कहना मुश्किल है। इस माशरे में एक खूबसूरत सा फव्वारा जिसका नाम फाउंटेन हाउस है वो मौजूद है, जहाँ आप आके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ आप सही बात आपको बताई जा सकती है, कोई पैसे दिए बगैर। तो सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पे हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारी सोसाइटी में एक तबका ऐसा भी है जिसे हर जगह निगलेक्ट किया जाता है, वो है ट्रांसजेंडर्स। तो क्या उनके लिए भी यहाँ पर कोई स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया है? अच्छा, ख्वाजा सराज के साथ जब हमने इंटरेक्शन किया तो सबसे बड़ी चेंज आई वो हम सब में आई। हमने उनको कम से कम इंसान समझना शुरू कर दिया, जो कि हमने उनको इंसान समझना छोड़ा हुआ था। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ ये है कि अब उनके अपने बिहेवियर्स में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। तो अपने अपना हिस्सा डाला हुआ है और उनकी साइकेट्री की इलनेस को ट्रीट हम करते हैं। अगर उनको फिजिकल इलनेस है तो हम उनको गाइड भी करते हैं और जो भी हम उनकी सपोर्ट कर सकें। फाउंटेन हाउस इसके अलावा कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन करता है। किन लोगों का?
कि जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, उनकी मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर। इसके अलावा इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं फॉर दी स्टूडेंट्स फ्राम मैट्रिक टू PhD। स्टूडेंट्स जो है ना वो 10,000 स्टूडेंट्स एवरेज पर एनम हम उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम से गुजारते हैं। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम हफ्ते का, महीने का, 6 महीने का, साल का, इस तरह इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। तो ये फाउंटेन हाउस यहाँ पे फ़ायदा होता है। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूनिक प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम ये है कि वो मीट द एक्सपर्ट फॉर पीपल विद दिस स्ट्रेस, वो फैमिली मेम्बर्स जिनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो हम एक्सपर्ट्स को पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स को लेते हैं। वो एक्सपर्ट्स उनके क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं। वो फैमिली 100-150 फैमिली हम मंथली ये प्रोग्राम भी करते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स के लिए डे केयर सेंटर हमने बनाया हुआ है कि जो हमारे पास ट्रीट हो चुके हैं और माशरे में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। तो डे केयर सेंटर भी है कि जिसमें दिन में वो आते हैं पेशेंट, सुबह और दोपहर को चले जाते हैं। सर यहाँ पे ये बताइएगा कि क्या क्राइटेरिया है जो मेंबर्स यहाँ पे एडमिट होते हैं? अच्छा देखिए, हमारे पास तो क्राइटेरिया है, बहुत ज़बरदस्त क्राइटेरिया है। एक तो पेशेंट ज़्यादातर यहाँ पे हमारे पुराने पेशेंट भी आते हैं, रेफरल में भी आते हैं और वॉक इन पेशेंट भी आते हैं। तो उसका एक प्रोसेस है पूरा, जिसमें एक परफॉर्मा है कि जिसको फिल किया जाता है इनिशियल स्टेजेस में, कि जहाँ पे ही स्क्रीन आउट कर लिया जाता है कि कौन सा पेशेंट ऐसा है कि जिसको इंडोर में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है एडमिट कराने की, कौन सा पेशेंट है जिसको आउटडोर के अंदर ही रख के उसको दवाएं लिख के उसको घर भेजा सकता है, और कौन सा पेशेंट ऐसा है कि जिसको सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये पहले ही स्क्रीन आउट हो जाता है, ये इनिशियल स्टेजेस में ही हो जाता है। और उसके बाद इसमें हमारे साथ साइकोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, हमारे पास सोशल वर्कर मौजूद हैं, हमारे पास मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं, हमारे पास कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। ये सारा स्टेप बाय स्टेप एक किया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक और भी अच्छी बात बताऊँ फाउंटेन हाउस की, कि हम पेपरलेस एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। तकरीबन 90% हमारा काम जो है ना वो पेपरलेस है, जो मैं समझता हूँ साइकेट्री के हवाले से एक मुश्किल काम भी है। दूसरा जो बड़ी ज़बरदस्त और पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छा मैसेज है कि अगर हम ये करना चाहें, दूसरे इदारों को भी ये करना चाहिए, जो यहाँ का मॉडल है कि फाउंटेन हाउस के सारे इदारे यहाँ पे स्मोकिंग अलाउ नहीं है। ना तो कोई हमारा स्टाफ, ना कोई मरीज़ जिसको हम यहाँ पे मेंबर कहते हैं, ना कोई विजिटर सिगरेट पी सकते हैं। खाली सिगरेट नहीं, हम कोक भी नहीं अलाउ करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर ख़वातीन और जो मर्द हज़रात हैं उनकी कितनी तादाद है, जितने मेंबर्स हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जिस लाहौर में आप बैठी हुई हैं इस सेंटर के अंदर, तो ये यहाँ पे 400 बेड का हॉस्पिटल है। 300 मेल हैं और 100 जो है वो फीमेल है। सर, आप अपने तौर पर कोई फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? तो एक छोटा सा सादा सा मुसलमान इंसान बनना है कि जो माफ़ कर देता है, जल्दी से माफ़ी मांग लेता है, जो शुक्रगुज़ार है अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, अपने वालिदैन का, अपने मुल्क का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी जॉब का, अपने घर का, अपने शहर का, जो आगे बढ़ के किसी के मसले को सुन लेता है, जो बग़ैर किसी मतलब के सलाम कर लेता है। ये छोटे छोटे से काम करने से आपकी नफ्सियाती बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। और वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बीमारों की तीमारदारी करो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक आप फाउंटेन हाउस जैसे इदारे और इस तरह के बहुत सारे हॉस्पिटल्स या ऐसे इदारे आप विज़िट करेंगे, तो आपको अल्लाह ताला ये समझ, बूझ और फहम पैदा करेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, आप कितने बेहतर हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि फाउंटेन हाउस को आप विज़िट करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी और हमें यहाँ पे सारा क्राइटेरिया भी बताया। आपने बताया कि किस तरह से आप इन सबको मेंबर समझते हैं। इस तरह से आपने हमारे थ्रू जो है वो पैगाम भी दिया अपने जो फैमिलीज़ हैं जो अपने पेशेंट्स को यहाँ पे छोड़ के चली जाती हैं, जिनको लगता है कि शायद अब हम राब्ता ख़त्म कर देंगे तो हम उनको अपने तौर पे जो उनकी अपनाइयत जो है उनकी वो ख़त्म हो जाएगी। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि फाउंटेन हाउस की इंतज़ामिया ने इन बेआसरा अफराद को हर वो सहूलत दे रखी है जो इन्हें घर में मैसर आती हो। इन अफराद में काम करने और सीखने की भी गैर मामूली सलाहियतें मौजूद हैं। किसी भी खानदान में ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज के इलाज के लिए शर्म और झिझक महसूस करने के बजाय इन्हें दोबारा मुआशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए एहसास करना चाहिए, जो हम सब की जिम्मेदारी है। प्रोग्राम 50 मिनट से सादिया मकसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।